उसी मंथ के अंदर जो है ना यूज करना है, उसको बुक कर देना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी इसको कहते हैं। ये जो है प्रिंसिपल हमें बताता है कि रेवेन्यू जो है हमने कब जो है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू जो है ना, जो सेल्स है उनको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तब रिकॉर्ड करना है या रिकॉग्नाइज करना है जब हम गुड्स जो है वो सेल कर दें या और कस्टमर को डिलीवर कर दें। तो और इसी तरीके से सर्विसेज कब जो है ना हमने जो है वो रिकॉर्ड करनी है, जब वो हम रेंडर करें। तो फिर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करें कि मिस्टर एक्स ने जो है मिस्टर वाई को ऑर्डर दिया है कि उसके लिए जो है ना कुछ सर्टन क्वांटिटी में कुछ सर्टन टाइप्स की जो है ना गुड्स जो है वो बना के और उसको जो है ना दे प्रोवाइड करें। तो मिस्टर एक्स ने जो है ना मिस्टर वाई को ये ऑर्डर जो है गुड्स का 1 जुलाई 2019 को दिया है। उसके बाद जो है ना ऑर्डर मिलने के बाद मिस्टर वाई जो है इनको गुड्स को जो है उसके लिए मटेरियल वगैरह मंगवाता है और उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो अगले 15 दिन के अंदर उसको बना के और फिर 15 जुलाई को जो है ना ये गुड्स जो है मिस्टर एक्स की तरफ जो है ना वो डिस्पैच या डिलीवर कर देता है। और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है 5 दिन के बाद जो है मिस्टर एक्स जो है ना जब उसको गुड्स मिल जाती हैं तो उसकी जो है ना वो पेमेंट कर देता है। तो अब मिस्टर वाई जो है अपनी बुक्स के अंदर जो है सेल्स कब रिकॉर्ड करेगा। तो ये सेल्स जो है ना वो 1 जुलाई 2019 जब उसको ऑर्डर मिला मिस्टर एक्स की तरफ से तो उस दिन रिकॉर्ड नहीं करेगा। ना ही 20 जुलाई को जब उसको एक्चुअली जो है ना इन गुड्स के अगेंस्ट जो है वो पेमेंट रिसीव हुई है ना उस दिन करेगा, बल्कि कब जो है अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेगा जब 15 जुलाई को जब उसने जो है ना गुड्स जो है मिस्टर एक्स की तरफ डिलीवर कर दिया। जब जो है वो हमारे जो ऑनरशिप है वो जब डिलीवर हुआ तो ऑनरशिप जो है ना मिस्टर एक्स की तरफ जो है ना वो ऑनरशिप जो है ना वो ट्रांसफर हुई है। तब जो है ना वो मिस्टर वाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करेगा। एक मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ। ये पाकिस्तान केबल्स की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 2018 की रिपोर्ट है। इसमें अगर आप इनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो है वो प्रिंसिपल पढ़ें तो ये भी यही बात कहता है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये कंपनी जो है अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करती है। कंपनी रिकॉर्ड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। इसी तरीके से हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड है, उनकी भी एक एनुअल रिपोर्ट है। उसमें जो उन्होंने अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो रेवेन्यू रियलाइजेशन का प्रिंसिपल है जो वो इसमें शो किया है, जो वो ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल वो है प्रूडेंस या जिसको कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि बाज़ औक़ात बिजनेसेस या कंपनीज को जो है वो अनसर्टेनिटी जो है उसका सामना होता है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है उसके अंदर जो है ना हमने जो है वो जो तमाम किस्म के एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनकी प्रोविजन हमने रखनी है। लेकिन कोई भी अगर हमें कोई इस तरह का प्रॉफिट जो कि अभी हमें एक्चुअली जो है वो रियलाइज नहीं हुआ तो वो जो है ना हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। इस ट्रीटमेंट का मकसद ये है, इस प्रिंसिपल का मकसद ये है कि हम जो है अपने एसेट्स और इनकम को ज़्यादा अमाउंट के ऊपर शो ना करें
ताकि हमारी जो है ना वो ज़्यादा कोई बेहतर पिक्चर हो, और इसी तरीके से एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ को हम अंडर स्टेट या कम अमाउंट के ऊपर बुक ना करें। फॉर एग्जाम्पल जो बैड डेट्स की हम प्रोविजन रखते हैं वो भी इसी प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत ही जो है ना हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए की कस्टमर को सेल किया है क्रेडिट के ऊपर। अब पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे अंदाज़ा है कि 2% कस्टमर्स जो हैं वो मुझे पे नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर करंट एसेट के अंदर जो डेटर्स हैं तो उनको 10 लाख के ऊपर शो नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं ओवर स्टेट कह रहा हूँ। मैंने अपने जो डेटर्स जो मेरे एसेट हैं उनको जो है मैंने प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत जो बैड डेट्स की प्रोविजन है वो लेस करके शो करना है। मतलब कि 2% जो है 10 लाख में से मैं लेस करूँगा और वो 20,000 बनते हैं, तो मैंने 9,80,000 रुपए के ऊपर जो डेटर्स हैं वो शो करने हैं, और इसी तरीके से जो है जो बैड डेट्स हैं वो जो है 20,000 जो है मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी चार्ज करूँगा। मतलब कि मैंने जो है ना अपने एसेट्स या इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को इस कंसेप्ट के तहत जो है अंडरस्टेट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो मटेरियलिटी का कंसेप्ट आता है। ये कंसेप्ट जो है बताता है किसी भी आइटम या इवेंट की इम्पोर्टेंस, और आइटम जो है मटेरियल तब होगी जब वो आइटम जो है किसी भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स है, ठीक है, उसके डिसीजन को जो है वो इन्फ्लुएंस करे। मटेरियलिटी जो है वो साइज और नेचर ऑफ आइटम के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके 1 करोड़ के एसेट्स हैं, तो उसके लिए 10,000 की अमाउंट जो है इतनी मटेरियल नहीं होगी। लेकिन एक कंपनी है उसके एसेट्स 1 लाख के हैं, तो उसके लिए 10,000 की अमाउंट जो है बड़ी मटेरियल होगी। इसी कंसेप्ट के तहत, प्रिंसिपल के तहत, जो बड़ी ट्राइवियल आइटम्स हैं, बड़ी जो है ना आइटम्स हैं जो कि बड़ी सस्ती सी हैं, जैसे कि पेंसिल शार्पनर पेपर क्लिप्स वगैरह, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी साल के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं, अगरचे ये जो है ना एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा भी चलें तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी का। ये प्रिंसिपल जो है कहता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स हैं उनको एक पीरियड से सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर एक जैसे मेथड के साथ ही प्रेजेंट करना है, और ये मेथड जो है हर साल एक जैसा ही होना चाहिए। इसको हमें फ्रीक्वेंट जो है वो चेंज नहीं करते रहना चाहिए, वरना जो है फिर ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, और फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपैरिजन भी नहीं कर सकेगा, और जब कंपैरिजन बेहतर नहीं होगा तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो सकेगी। अगरचे जो है ना हमें इसमें कुछ डेविएशंस अलाउ हैं कि हम जो है ना ये चेंजेस कर सकते हैं, अगर कोई न्यू स्टैंडर्ड आ जाए उसके तहत जो है ना हमें फिर प्रेजेंटेशन करनी हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या कोई इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमारा जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके, तो फिर ही हमें डेविएशन जो है अलाउ है, फिर हम अपना मेथड जो है ना अगले साल चेंज कर सकते हैं। इसकी एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ। ये 2018 और 2019 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दोनों सालों की फिगर्स मैंने बिल्कुल सेम ली हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। 2018 में आप देख रहे होंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट 1,000 का है। यहाँ पे जो है हमने जो वेयर हाउस कॉस्ट है उसको अदर एक्सपेंसेस में शो किया है, लेकिन यही जो 10,000 वेयर हाउस कॉस्ट अगर 2019 में देखें तो इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो है ना हमने मुख्तलिफ की है, और
यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में शो किया है और अदर एक्सपेंसेस से निकाल के यहाँ पे हमने इसको जो है ना कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग के अंदर शो किया है। तो अगर आप देखें तो ये फिर दोनों एक्सपेंसेस जो है ना, दोनों जो साल हैं इसमें जो है ना ये कंपैरिजन जो है ज़्यादा जो है वो रियलिस्टिक नहीं होगा, हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है ना जो 2019 के अंदर है वो इस प्रिंसिपल की डेविएशन हुई है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डिस्क्लोजर का। डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो इस तरीके से प्रेजेंट की जाए कि वो जो है किसी भी कंपनी की एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो शो करे, उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस है उसके हवाले से हमें ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो प्रोवाइड करे। तमाम जो अहम और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो होनी चाहिए, ताकि जो है वो किसी भी जो है जो यूज़र है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बॉडी है उसके अंदर शो करें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नोट्स और अकाउंट्स आते हैं उसके अंदर शो करें। जैसे कि कंपनीज जो है वो कंटीजेंसीज की, कंटीजेंट लाइबिलिटीज की जो है वो प्रेजेंटेशन करती हैं कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई लीगल लॉ सूट चल रहा है तो उसके हवाले से जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके हवाले से जो है ना वो बताते हैं नोट्स में कि किसी का अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई जो है वो की हुई है, कंप्लेन की हुई है या लीगल सूट किया हुआ है और उसमें उनको कितना जो है वो पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी जो उसका यूज़र है वो बेहतर तरीके से जो है ना वो डिसीजन मेकिंग कर सके।